आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th से साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मेरी ये टेंडेंसी रहती है कि मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स को ये समझा सकूं या ये आप समझ सकें कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये एक फॉर्मेट तैयार करना होता है, एक खुद के सामने एक लिस्ट तैयार करना होता है कि आखिर उस चैप्टर्स में हमें पढ़ना क्या क्या है, जिससे एक मैपिंग बन जाती है दिमाग में कि अच्छा ठीक है इस चैप्टर में मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। जब उसकी मैपिंग बन जाती है कि ठीक है ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और हर टॉपिक अपने एक प्रीवियस टॉपिक से हमेशा रिलेटेड होता है, जिससे कि हम आगे एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करते चलते हैं। मैं इस चैप्टर की खास बात ये बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है। अब अगर किसी को लगता हो कि नहीं ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो फिर भी मैंने बहुत ही से ट्रिकी वे में सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से यहाँ लिस्ट बनाया है जो भी आपके सिलेबस में है इस चैप्टर को रिलेटेड। वो सारे लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाए हैं। हो सकता है कि वो कम्प्लीटली आपके NCERT बुक के एक एक एग्जैक्ट चीज़ों से ना मिले, बट NCERT ही बुक से मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक्स को उठाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में चीज़ें हमें पढ़नी क्या क्या है, क्योंकि हम हैं साइंस के स्टूडेंट्स, मतलब आप सभी साइंस के स्टूडेंट्स, आप सब साइंस को पढ़ रहे हैं। आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं नो डाउट, 9th में साइंस सब्जेक्ट भी है, बट साइंस के साथ ये खासियत होती है ना कि एक एक कंसेप्ट जो होता है वो बहुत ही लॉजिकली क्लियर करने पड़ते हैं। यानी आप कोई भी चीज़ों को एज अ मैजिक नहीं ले सकते। आपके पास अगर ऑब्जर्व करने का बहुत अच्छा पावर है, जितनी ज़्यादा आप ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, और ऑब्जर्व करने का मतलब आप उससे अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, अपने दिमाग में उसको हाउ वाई ये सब सारी चीज़ें क्वेश्चन एनालाइज करते हैं, तो आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हम इस चैप्टर की खास बात करें तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हमने यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट किए हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे हम एक एक करके इस टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। मैं कह सकती हूँ 2 से 3 वीडियो आएंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यस, सही सुना आपने, 2 से 3 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं, अगर मान लीजिए 3 से 4 भी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी मैं ये कह रही हूँ बार बार, ये चैप्टर बहुत ही छोटा है। इसको बहुत ही ट्रिकी वे में एंड बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही अच्छे से करेंगे बिना किसी बर्डन के। बहुत ही छोटा चैप्टर है, यकीन करें इस बात का। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगी यहाँ पर, हम लोग पढ़ाएंगे यहाँ पर मैटर। चैप्टर के नाम में ही क्लियर है, आवर सराउंडिंग्स। यानी मैंने जैसा कहा कि आपको ऑब्जर्व करने आने चाहिए। आप अपने सराउंडिंग्स में देखें आपके इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं और ये किसे कह रहा है मैटर, यानी किस चीज़ को हम, किस सब्सटेंस को या कौन सी चीज़ों को हम मैटर कह रहे हैं। ठीक है, तो आवर सराउंडिंग्स में हमें पढ़ना है मैटर। सबसे पहले मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है। सेकंड, उसके फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कहने का मतलब कि मैटर जो है वो फिजिकली किस चीज़ों से बना हुआ है, और इसलिए मैंने यहाँ पर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को ब्रैकेट में मैंने यहाँ लिखा है कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी कोई भी मैटर फिजिकली किस चीज़ों से मिलकर कंपोज होता है, कैसे वो बना होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में आप स्पेशली पढ़ेंगे क्या, कंपोजिशन ऑफ मैटर। जब आप वहाँ पर पढ़ेंगे कि फिजिकली वो मैटर या कोई भी मैटर कंपोज्ड होता है एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से, एंड अगेन फिर नेक्स्ट चैप्टर में आप उस पार्टिकल्स का नाम देंगे एटम्स, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। लेकिन एज अ बेसिक नॉलेज आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा कि कोई भी मैटर जो आप इर्द गिर्द देख रहे हैं, मैटर क्या है वो हम आएंगे इस टॉपिक पर, वो बना होता है स्पेशली स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो जब हमें ये पता चल गया कि अच्छा ठीक है फिजिकल मैटर जो है फिजिकली बना होता है पार्टिकल्स का, तो हमारा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्टर यानी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमें जो हम जानने चाह रहे हैं वो है हमारा पार्टिकल्स का नेचर। यानी जैसे ही पता चल गया कि मैटर कब बने होते हैं पार्टिकल्स का, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट सोकॉल्ड जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया, उनका नेक्स्ट फैक्टर नेक्स्ट पार्ट हो गया पार्टिकल्स के नेचर के बारे में जानना। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम किसी के पार्टिकल्स के, अगर किसी के कंपोजिशन वाले नेचर को आइडेंटिफाई कर लें, यानी जिससे वो बना होता है उससे अगर हम पहचान लें, दैट मीन्स हमने ओवरऑल उस पूरे सिस्टम को पहचान लिया। यानी वो सिस्टम जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, अगर मैं एक पार्टिकल की स्टडी भी कर सकती हूँ या आप कर सकते हैं या आप उसके बारे में जानते हैं, मतलब आपने पूरे तरीके से उस सिस्टम के बारे में क्लियर कर लिया है। तो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर कि हम पार्टिकल्स पर ही फोकस करेंगे। पार्टिकल्स कौन से, जिन्होंने मैटर को बनाया है। ओके, तो पार्टिकल्स के कौन कौन से कैरेक्टर्स पे ध्यान देंगे। सबसे पहला व्हाट इज़ देयर साइज, उनका साइज़ क्या होता है। सेकंड,
पार्टिकल्स पूरे सिस्टम में एक पार्टिकल्स तो है नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में क्या स्पेस होता है, क्या कम होता है, ज़्यादा होता है, अगर वेरी करता है तो कैसे करता है, और अगर स्पेस पार्टिकल्स के बीच का साइज़ जो होता है वो कैसे डिसाइड करता है कि मैटर किस स्टेट में जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना। थर्ड इज़ इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। दो पार्टिकल्स क्या एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पर इंटरेक्शन का मतलब एक तरीके का फोर्स है। क्या कहा मैंने? इंटरेक्शंस का मतलब एक तरीके का फोर्स है। यानी अगर दो पार्टिकल्स किसी सिस्टम में हैं, सिस्टम कहने का मतलब बार बार मैं मैटर के बारे में जिक्र कर रही हूँ, अगर किसी मैटर के अंदर दो पार्टिकल्स हैं तो क्या वो दो पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे? क्या वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे? अगर वो फोर्स लगाएंगे तो किस तरह का फोर्स लगाएंगे? क्या वो हमेशा अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का होगा, और अगर अट्रैक्शन का होगा तो क्यों होगा? ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। नाउ द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द पार्टिकल्स टू नो इज दैट मोशन ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स बने होते हैं, जिनको हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि उन्हें हम एटम्स कहते हैं, तो क्या वो पार्टिकल्स चुपचाप अपनी पोजीशन पे बैठे रहते हैं मैटर के अंदर? जैसे अगर आप इर्द गिर्द देखें तो क्या वो चुपचाप एक पोजीशन पे रहते हैं या फिर अपना पोजीशन चेंज करते हैं? इनके बारे में हम पढ़ेंगे एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज कॉल्ड मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मैंने क्या कहा कि आप इस टॉपिक में जैसे ही पार्टिकल्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लेंगे तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि यस, मैटर के बारे में कुछ समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चढ़ेंगे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी जैसे इन पार्टिकल्स के बारे में आपने स्टडी की, उनके साइज़ के बारे में, उनके मोशन के बारे में, उनके इंटरेक्शंस के बारे में, उनके बीच के स्पेस के बारे में, तो आप वहाँ से एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कदम रखेंगे और वो होगा मैटर के स्टेट्स। क्योंकि ये चारों फैक्टर डिसाइड करते हैं कि मैटर फिजिकली नेचर में किस स्टेट में रहेगा। क्या वो सॉलिड स्टेट में रहेगा या लिक्विड में रहेगा या गैस में रहेगा। इन तीनों के बारे में डिसीजन लेने का काम इनका है। यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये तीनों एक दूसरे में अगर तीन कैटेगरी में बटे हैं तो उन्हें बांटने वाला यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। विदाउट स्टडिंग और विदाउट नोइंग अबाउट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन नॉट आइडेंटिफाई और यू कैन नॉट कैटेगराइज द थ्री कैटेगरीज ऑफ मैटर, दैट इज द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो इनके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें आप तीन नाम देते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, वन सेकेंड, चलिए। नाउ द फिफ्थ फैक्टर इज इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें आप ये पढ़ेंगे कि दो मैटर्स जो होते हैं, जो भी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं, क्या वो तीनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो फिर हमारे पास कौन से फैक्टर होंगे जिनकी मदद से मैं ऐसा या आप ऐसा या हम सब ऐसा कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में एंड ऑल दैट, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है टेम्परेचर एंड प्रेशर की। यानी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेम्परेचर और प्रेशर। जब इनके रोल को हम पढ़ लेते हैं तो हम ये जान जाते हैं कि यस, वी कैन इंटर कन्वर्ट एनी टू स्टेट्स ऑफ मैटर इनटू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर और प्रेशर का होता है, उसे हम स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग एक फैक्टर जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे लगता है इस पूरे में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है। थोड़ा लॉजिकली है क्योंकि ये आपका नेचर से बहुत कनेक्ट होता है। बहुत सारे ऐसे फिनोमिनन देखते हैं अपने इर्द गिर्द, गर्मियों के मौसम में खासकर इस प्रोसेस को होता हुआ देखते हैं। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। और इसके एक इफेक्ट को कहते हैं कूलिंग इफेक्ट। तो एवापोरेशन के बारे में पढ़ेंगे आप, जहाँ पे यूजुअली एक लिक्विड अपने वेपर फेज में चेंज होता है। तो एवापोरेशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस और उस एवापोरेशन का अपना एक इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं कूलिंग इफेक्ट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ टू अदर स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा भी दो अलग स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जिनको हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे। तो उसे हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये आपके सामने मैंने यहाँ पर कह दिया, ये पूरा का पूरा इस चैप्टर का टॉपिक्स है और हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। मेरी ये टेंडेंसी होती है कि मैं जब भी कोई चैप्टर को टच करती हूँ, जब भी कोई चैप्टर उठाती हूँ किसी स्टूडेंट को समझाने के लिए, लाइक आप लोगों को समझाने के लिए, तो मेरी ये हैबिट होती है, आप लोग की भी ये हैबिट होनी चाहिए।
चैप्टर पढ़ने से पहले ऐसा नहीं कि बुक उठाया, चैप्टर्स निकाला, अच्छा पढ़ना शुरू, इस तरीके से बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है। जब भी आप चैप्टर उठाते हो तो आपको शुरुआत में इस बात को बिल्कुल क्लियर करना, ऊपर से ये एनालाइज करना है कि मुझे इस चैप्टर में क्या क्या मिलेगा पढ़ने को, क्या क्या कंसेप्ट क्लियर होंगे मेरे इस चैप्टर में, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि मुझे कौन कौन से नए टॉपिक से रूबरू होना है। ओके, क्योंकि साइंस में एक एक टॉपिक जो होते हैं उनका अपना एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट का अपना एक डेप्थ होता है। आप उसे क्लियर करते हो तो आप नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट चैप्टर पे आप उस अगले टॉपिक के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। तो खुद को प्रिपेयर करना है। ओके, तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम स्टार्ट करेंगे, 2-3 टॉपिक को क्लियर करना शुरू करेंगे। तो आप ले चुके होंगे तो स्टार्ट करती हूँ। 2 से 3 वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसे हम हटा दें। सबसे पहली बात हम करेंगे, फर्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज़ मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है? बहुत लोग इसे अपने बोलचाल में ना सब्सटेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसे आप सब्सटेंस भी कह सकते हैं। तो देखिए, एज अ बेसिक नॉलेज मैं आपको ये बता दूँ, हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे। अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स, मतलब एक प्लैनेट है, हमारा सोलर सिस्टम है। कहाँ रहते हैं हम? सबसे पहले हम बताएं तो एक प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं। अर्थ कहाँ से निकल कर आया है? हमारे सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम दैट इज़ मिल्की वे गैलेक्सी। समझ लें आप पहले मिल्की वे गैलेक्सी। एंड मिल्की वे गैलेक्सी जो है, यानी थोड़ा मैं ज्योग्राफी में जाऊंगी, ये हमारे यूनिवर्स का पार्ट है। डन। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि हम यूनिवर्स का हिस्सा हैं। ठीक है, हम इर्द गिर्द जहाँ भी बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? इंडिया में बैठे हैं, डन, कहीं भी बैठे हैं। तो अगर मैं कह दूँ कि हम जहाँ भी बैठे हैं वो मैं एक बॉडी हूँ, मैं एक सिस्टम हूँ, और हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारा क्या सराउंडिंग है। यहाँ पर बेसिकली सराउंडिंग का मतलब है आपके इर्द गिर्द की सारी चीज़ें। ओके, तो हम एक पार्ट हैं, एक हिस्सा है इस यूनिवर्स का। डन। और यूनिवर्स में अगर कोई कहे यूनिवर्स को आप कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? क्या कहा मैंने? यूनिवर्स को आप कितने हिस्से में बांट सकते हैं? तो कहा जाता है पूरे यूनिवर्स। अब मैंने यूनिवर्स को क्यों लिया? बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। हमारे इर्द गिर्द की सारी चीज़ें इस यूनिवर्स का ही हिस्सा है। लेकिन उस पूरे चीज़ों को मैं कितने पार्ट में बांटूंगी? तो मैं इसे बांटूंगी 2 हिस्से में। ध्यान दें, समझें आप। एक को नाम दिया जाएगा मैटर और एक नाम होगा वेव। मैटर, वेव। अब यहाँ पर एक चीज़ नया मिला आपको सुनने के लिए, दैट इज़ वेव। ये भी आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम है लाइट। लाइट इज़ अ वेव। तो वेव जिसे आप एक तरीके से एक लेमन टर्म में आप लाइट कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें एक एग्जांपल आता है लाइट। अब आप खुद को ऑब्जर्व करें, आप जहाँ पर भी बैठे हो, जहाँ भी बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, आप थोड़ा ऑब्जर्व करो। क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि साइंस के स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, जितना ज़्यादा इमेजिन करेंगे, उनका साइंस उतना ही क्लियर होता है। ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है दिमाग पर। आप जितना ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और जितना ज़्यादा आप इमेजिन करेंगे, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं एक हिस्टोरिकल फैक्टर पे कि जितनी भी रिसर्च हुई है या फिर जितने भी डिस्कवरी हुए हैं, वो सब के सब ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन पर ही बेस्ड है। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ रिसर्च करने के लिए, दिस एंड दैट करने के लिए ही ऐसा करें। नहीं, साइंस को समझने के लिए, उसके लॉजिक को समझने के लिए आपको ये 2 फैक्टर ज़रूर अपनाने होंगे। सबसे पहला ऑब्जर्व करना सीखें और दूसरा इमेजिन करना सीखें। इमेजिन इन द सेंस कि जब मैं एटम बोल रही हूँ तो बिल्कुल आपको इमेजिन करना है कि यस, आप एटम के ही अंदर हैं। ओके, तो खैर मैं क्या बोल रही हूँ, हम यूनिवर्स का हिस्सा हैं और पूरे यूनिवर्स को हम 2 हिस्से में बांट सकते हैं, मैटर एंड वेव। अब सवाल है, मैटर किसे कहेंगे और वेव किसे कहेंगे? तो आप जहाँ पर भी बैठे हैं, आप इर्द गिर्द की चीज़ों को देखें। आपको 2 तरीके की चीज़ें नज़र आ रही होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होंगी जिससे आप टच कर सकते हैं, या फिर जो आप ऐसा कह सकते हैं कि वो नेचर में कुछ ना कुछ स्पेस लिए हुए हैं और वो जहाँ है बस उसी पोजीशन पर बरकरार है। इस तरह की चीज़ें जो नेचर में कुछ ना कुछ स्पेस लिए हुए हैं, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है और उनके पास कुछ ना कुछ मास है, उन्हें हम मैटर कहते हैं। जबकि वो चीज़ें जो स्पेस नहीं लेती है और एक समय में 2-3 जगह पर रह सकती है,
एक समय में, क्या कहा मैंने, एक समय में अपने पोजीशन को, वो एक फिक्स्ड पोजीशन पर नहीं है, एक समय में वो एक से ज़्यादा पोजीशन पर अगर वो है तो उसे हम कहते हैं वेव। ठीक है, जैसे आप जहाँ पर बैठे वहाँ लाइट होगा, कमरे में लाइट होंगी, मोबाइल से लाइट निकल, तो लाइट जो है, लाइट इज़ अ वेव। लाइट क्या है, वेव। बल्ब से निकल रहा है, लेकिन क्या वो उसकी पोजीशन एक समय में से बल्ब पर है? नहीं, वो बिल्कुल पूरे तरीके से मीडियम में क्या हो चुकी है, फैल चुकी है। ये बिल्कुल वैसा है, अगर मान लो आप कहीं पर एक शांत पानी है, तालाब है या कुआं है, आपने बीच में पत्थर मारा, पत्थर कहाँ मारा, एक छोटा सा स्टोन को पानी के बीचों बीच फेंका है। ठीक है, जब आप बीचों बीच फेंकते हैं इस स्टोन को, स्टोन इज़ अ मैटर, स्टोन क्या है, मैटर है। मैटर तो एक जगह रह गया, क्योंकि एक समय में मैटर सिर्फ एक जगह रहेगा। स्टोन एक मैटर है क्योंकि स्टोन का अपना एक खास स्पेस ऑक्यूपाई करने का कैपेसिटी है और स्टोन की अपनी एक खास मास है। तो जैसे ही आपने इस पानी बॉडी, वाटर बॉडी में बीचों बीच या कहीं भी आपने इस पर एक स्टोन फेंका, यानी आपने एक मैटर फेंका, मैटर एक पोजीशन पे जाकर बैठ गया। ठीक है, लेकिन जो डिस्टर्बेंस इस पर आया, डिस्टर्बेंस इस पर आया, क्या वो सिर्फ इसी जगह पे रह गया? नो, वो डिस्टर्बेंस धीरे 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 करके वो पूरे मीडियम में फैल गया। आप देख सकते हैं धीरे धीरे वो जो डिस्टर्बेंस है वो फैल गया। एंड वेव इज़ जस्ट अ डिस्टर्बेंस, वेव इज़ जस्ट अ डिस्टर्बेंस विच कैन लोकेटेड मेनी पोजिशन या मोर देन वन पोजिशन एट अ टाइम। एक समय में वेव हर जगह है, एक समय में वेव हर जगह है, यानी आप उसे फिजिकली पकड़ नहीं सकते, आप उसे फिजिकली क्या कह सकते हैं, लोकेट नहीं कर सकते कि यस वो इस समय में यहीं पर है। वो एक समय में बहुत सारी जगहों पे जा सकता है। तो आप पूरे यूनिवर्स को इस दो हिस्से में बांट सकते हैं। मैटर, जैसे लेमन टर्म में हम ये कह रहे हैं कि हर वो चीज़ जो नेचर में कुछ ना कुछ स्पेस लिए हुए हैं, एंड मास जो नेचर में जिसका अपना कुछ खास मास हो। अगर एयर की बात करें, एयर क्या है, एयर हैज़ सम मास एंड एयर हैज़ ऑक्यूपाइंग सब स्पेस। अगर इसे क्लियर करना है तो आप बलून में हवा भरते हैं, तो बलून में जैसे एयर भरते हैं बलून का साइज़ बढ़ता जाता है, जो इस बात को प्रूफ करता है कि यस एयर कैन ऑक्यूपाई सर्टेन स्पेस। एयर को एक स्पेस चाहिए, इसलिए बलून धीरे धीरे साइज़ में क्या होता जाता है, इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि आप उसमें एयर भर रहे हैं। एयर नीड सम स्पेस एंड दैट्स वाई एयर जो बिल्कुल नज़र नहीं आता है फिर भी वो क्या है, मैटर है। डन। एयर जो नज़र नहीं आता फिर भी वो क्या है, मैटर है। तो लॉजिक ये नहीं कि जो नज़र आए वो मैटर है और जो नज़र ना आए वो मैटर नहीं है। लॉजिक ये नहीं है, लॉजिक बड़ा सिंपल है कि जिनके पास स्पेस है और जिनके पास एक सर्टेन मास है और जो एक समय में एक ही जगह लोकेट होते हों, लोकेट एट अ पोजिशन, एक ही जगह पर, एक ही पोजिशन पर एट अ टाइम, एक समय पर किसी एक जगह पर ही लोकेट होंगे तो उन्हें हम मैटर कहेंगे। इसके ठीक अपोजिट हम आते हैं वेव में। तो वेव के साथ क्या है, ज़रूरी नहीं कि उसका कुछ मास हो, ज़रूरी नहीं कि उसका कुछ स्पेस ऑक्यूपाई हो, वो एक साथ एक समय पे एक से ज़्यादा पोजीशन पर रह सकता है। लेकिन फिर हम लोग आगे चलकर जब पढ़ेंगे तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, एक आगे हायर कंसेप्ट है, इससे भी हायर कंसेप्ट जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि मैटर के पास मैटर नेचर तो है ही, उसके पास वेव नेचर भी है। वेव जो कि प्योरली वेव नहीं है, उसके पास मैटर नेचर भी है। लेकिन ये हमारे हायर क्लासेस की बात है। लेकिन 9th क्लास के लिए यहाँ तक का लॉजिक काफ़ी है, ये जानना कि ठीक है हम अपने पूरे यूनिवर्स को दो अलग अलग हिस्से में बांट सकते हैं, जहाँ आप या तो अपने इर्द गिर्द मैटर को देख रहे होते हैं या फिर आप जहाँ भी बैठे हैं अपने सराउंडिंग में वहाँ वेव को देख रहे होते हैं। चैप्टर पूरे तरीके से किस पे बेस्ड है, मैटर पे, वेव पे नहीं। तो फिर वेव पढ़ना कहाँ है, वेव हमें क्लास 10th में पढ़ना है। यानी यूनिवर्स का एक हिस्सा 9th क्लास में पढ़ रहे हैं और यूनिवर्स का दूसरा हिस्सा आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। और 11th 12th में जब आप जाएंगे, अगर साइंस रहा कंटिन्यूसली, तो आप इन दोनों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ को कितना सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने रूबरू करवाया जाता है। साइंस बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बहुत ही खूबसूरती से पेश भी किया जाता है। क्योंकि सबसे पहले मैं ये कह रही हूँ, यूनिवर्स को आप दो हिस्से में बांट दें। मैटर एक हिस्सा है, वेव एक हिस्सा है। मैटर जिसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिसका कुछ ना कुछ मास है और जो एक समय पे एक ही जगह रह सकता है, उसे कहते हैं। एंड वेव जो है वो क्या है कि वो एक समय पे एक से ज़्यादा पोजीशन पे लोकेट हो सकता है। इस यहाँ पर या पूरे 9th क्लास में जो भी आपको पढ़ना है वो मैटर के बारे में पढ़ना है। रही बात वेव की, तो उसे हम क्लास 10th में देखेंगे और जब इन दोनों को कोरिलेट करना हुआ तो उसे हम क्लास 11th में देखेंगे। डन।
तो हम स्टार्ट करने जा रहे थे मैटर। तो मैटर आपको क्लियर हो गया। मैं डायरेक्ट टॉपिक पर नहीं आई हूँ। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आप जान जाए हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग फैक्टर है ये, क्योंकि आप जहाँ भी बैठे हैं आपके इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें हैं। तो जब आप कोई चीज़ से घिरे हुए हैं, किसी ऐसे माहौल पर हैं, तो उस माहौल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड साइंस इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट द स्टडी ऑफ नेचर। आपके इर्द गिर्द जो भी है वही आपके इर्द गिर्द का नेचर है, आपका सराउंडिंग है, उसकी स्टडी कर रहे हैं आप इस चैप्टर में। और हम अपने चारों तरफ मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आपके चारों तरफ है, टेबल, चेयर, मोबाइल, बुक्स, कॉपीज़, हर एक चीज़ आपके इर्द गिर्द जो है वो सब क्या है, मैटर है। डन। तो मैटर के बारे में हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, लिखें आप मैटर के बारे में। मैटर, और आप इसे क्या कह सकते हैं, सब्सटेंस। और आप इसे क्या कह सकते हैं, सब्सटेंस। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये एक समय में एक ही पोजीशन पर लाई करेगा। एक समय में एक मैटर एक से ज़्यादा पोजीशन पर लाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने खुद को कंसीडर कर लें और अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय आप कहाँ हैं, तो आप किसी एक ही जगह पर होंगे। ऐसा नहीं कि आप एक समय पे 2-3 जगह पर होंगे। अगर आप घर पे हैं तो आप सिर्फ घर पर हैं, किसी दूसरे जगह पर नहीं है। तो मैटर के साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैटर एक समय पे एक ही पोजीशन पर लाई करता है, जबकि वेव इसके ठीक अपोजिट है, वो एक समय पे एक से ज़्यादा इस पोजीशन पर लाई कर सकता है। डन। तो इसे आप नोट कर लें। मैटर लोकेट एट अ सिंगल पोजिशन in one time, in a time, yeah, at a time. At a time, matter can locate. At a time, matter can locate only in a single position. Done. एक समय पे मैटर किसी एक ही पोजीशन पर लोकेट कर सकता है, एक से ज़्यादा पोजीशन पर लोकेट नहीं कर सकता है। खत्म। मैटर के बारे में समझ गए। तो अब आप जहाँ भी बैठे आप कोरिलेट करना शुरू करो। आपने जो भी पढ़ा उसको कोरिलेट करना शुरू करो, क्योंकि आप पढ़ रहे हो साइंस, और साइंस मतलब नेचर मतलब आप अपने इर्द गिर्द की सारी चीज़ों को ले सकते हैं, नेचर का हिस्सा। तो आप जहाँ भी बैठे हो, आपने टॉपिक पढ़ा मैटर, आपने जिससे आप सब्सटेंस भी कहते हैं, तो आप जहाँ भी बैठे हो, जिस भी जगह बैठे हो, स्टार्ट करो ऑब्जर्व करना, स्टार्ट कर दो ऑब्जर्व करना। देखो कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके इर्द गिर्द मैटर में। तो आप देखते होगे टेबल, चेयर, बुक, कॉपीज़, मोबाइल, दिस एंड दैट, ऑल ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ मास उनके पास है। एयर उनके पास भी अपना कुछ मास है। तो वो सब के सब क्या है, मैटर है। क्या है जो मैटर का हिस्सा नहीं है, वो है सिर्फ लाइट, जो आपके कमरे में पड़ रहा होगा, जो आपके इर्द गिर्द होगा, वो लाइट है। फिर आप हायर क्लास में जाकर पढ़ोगे कि नहीं लाइट जो है वो डेफिनेटली इट इज़ अ वेव, लाइट इज़ अ वेव, बट वेव के साथ साथ उनमें कुछ पार्टिकल्स नेचर होते हैं। ये हायर क्लास का टॉपिक है, बट 9th के लिए इतना कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कैसे मैंने पढ़ाया, पूरे हम लोग यूनिवर्स के हिस्सा हैं। यूनिवर्स को 2 हिस्से में बांटा जा सकता है। पूरा हिस्सा मैटर कहलाता है और एक हिस्सा क्या कहलाता है, वेव कहलाता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट अराउंड अस इज मैटर, एंड दैट्स व्हाई मैटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर या मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक टू नो। ठीक है, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ये सिंपली ये जानना कि मैटर का कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, और इसके साथ साथ हम उसके भी नेक्स्ट टॉपिक यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स को भी स्टडी करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो ये 3 से 4 वीडियो में, बहुत हुआ तो मैक्सिमम 4, नहीं तो ऐसे 3 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर को बहुत इजी तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक बार मैंने अगर 3 वीडियो आप कंप्लीटली देख लें, अच्छे से देख लें, तो आप नोट्स जो बनेगा, जो भी नोट्स बनेगा, उसको आप 2-3 बार रिवाइज करोगे तो ये चैप्टर आपका डन। और चैप्टर आपका इन द सेंस ये नहीं कि वो आपको रटना है या दिस एंड दैट करना है, बस मैं ये कह रही हूँ कि आप लॉजिक के साथ कंटिन्यू रहो। जो भी चीज़ आपको समझ में आ रही हो, आप उसको अपने दिमाग में बार बार रिमाइंड करते रहो, और कहीं ना कहीं उस सारी चीज़ों को नेचर से कनेक्ट करके देखते जाओ, तो चीज़ें और भी और क्लियर होते जाएंगी। क्योंकि ये चीज़ें
आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड है। मैटर कह रही हूँ तो मैटर को प्योरली देखना, ऑब्जर्व करो अपने इर्द गिर्द। डन। तो इस टॉपिक को यहाँ से टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आपको यहाँ तक की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है और आपको लग रहा है कि नहीं इस टॉपिक्स को और भी क्लियर किया जा सकता है, तो इस चैनल के साथ कंटिन्यू रहें। और आपको कोई भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट को पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।